रूहानी ने तुरंत अरब का समर्थन किया। हाँ, अरब सही कह रहा है, हम चुप नहीं बैठ सकते। अगर प्रिया शादी नहीं करना चाहती तो हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उससे बात करेंगे। निशा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, पर उसके मामा मामी बहुत स्ट्रिक्ट है, वह हमें अंदर भी नहीं आने देंगे। तभी रूहानी को सोचते हुए बोली, हमारे पास एक प्लान है। इतना कहकर वो सबको अपना प्लान बताने लगती है। सबको प्लान बताकर रूहानी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, तो दोस्तों, मिशन शादी रोको के लिए आप सब रेडी हैं? तभी सभी दोस्त उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हैं और जोर से चिल्लाते हुए बोले, वी आर ऑलवेज रेडी। कॉलेज खत्म होने के बाद वो लोग प्रिया के घर की ओर निकल जाते हैं। आरब की कार प्रिया के घर से कुछ दूर रुक गई। निशा अपने बैग के साथ बहाना बनाने के लिए आगे बढ़ी। विमान और रिया सड़क के किनारे खड़े हो गए, तैयारी में कि अब कब उन्हें हंगामा शुरू करना है। आरब घर के पीछे का रास्ता देखने चला गया। निशा ने आत्मविश्वास के साथ दरवाजा खटखटाया। प्रिया के मामा ने दरवाजा खोला। कौन हो तुम? नमस्ते अंकल, मैं प्रिया की दोस्त निशा। मुझे बहुत ज़रूरी नोट्स चाहिए थे, मेरे एग्ज़ाम है। क्या मैं प्रिया से 5 मिनट मिल सकती हूँ? निशा ने मासूमियत से पूछा। नहीं, यहाँ कोई नोट्स नहीं है, जाओ यहाँ से। मामा ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। प्लीज़ अंकल, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं फ़ेल हो जाऊँगी। निशा ने दरवाजे को पकड़े रखा और थोड़ी ज़ोर से आवाज़ निकाली। मामा गुस्से में दरवाज़ा खोलने लगे। तभी निशा ने जानबूझकर गिरने का नाटक किया। हाँ, वो झूठ मूठ के दर्द से चिल्लाई। इशारा मिलते ही रिया और विवान तुरंत आगे बढ़े। अंकल, आप इस लड़की को धक्का क्यों दे रहे हैं? रिया ने चिल्लाया। हाँ, एक लड़की के साथ ऐसी बदतमीजी क्यों कर रहे हैं आप? विवान ने जोरदार आवाज में पूछा। अरे, मैंने कोई धक्का नहीं दिया इसे, ये खुद गिरी है। मामा जी अपनी सफाई देते हुए बोले। तभी निशा नाटकीय रूप में रोते हुए बोली, मेरा पैर टूट गया, अब तो मैं लंगड़ी हो जाऊंगी, फिर कौन लड़का मुझसे शादी करेगा? मामी भी बाहर आ गई। तुम लोग कौन हो? ये सब नाटक क्या क्या नाटक चल रहा है? तभी रिया आगे आते हुए बोली, आंटी, इन्होंने इस लड़की को धक्का दिया और ये बेचारी नीचे गिर गई। देखिए कितनी चोट लगी है इसे। अरे, मैंने कोई धक्का नहीं दिया, मामा जी बोले। बाहर गली में एक छोटा मोटा हंगामा शुरू हो गया। मामा और मामी का सारा ध्यान विवान और रिया को शांत करने में लग गया। पीछे की ओर आरब ने देखा कि रसोई की एक छोटी खिड़की खुली हुई है। वह तुरंत खिड़की से अंदर कूद गया। वह चुपचाप घर के अंदर गया। घर शांत था सिवाय बाहर के शोर के। आरब ने प्रिया के कमरे का दरवाजा खोला। प्रिया बिस्तर पर बैठी रो रही थी। तभी उसके कानों में किसी की आहट सुनाई दी। वो उठकर जैसे ही मुड़ी, आरब उसके सामने खड़ा था। आरब, तुम यहाँ? प्रिया घबराते हुए इधर उधर देखने लगती है। आरब, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर मामा मामी ने तुम्हें देख लिया तो फालतू का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तुम जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर आरब उससे बोला, तुम डरो मत प्रिया, तुम्हारे मामा मामी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो, क्योंकि तुम्हारे मामा मामी तुम्हारी शादी करा रहे हैं और तुम्हें शादी नहीं करना चाहती, है ना? प्रिया उसकी बात सुनकर उसकी ओर देखने लगती है। प्रिया को अरब की रात की बात याद आ गई। वो अरब से नजरें फेरते हुए बोली, नहीं, ये सब झूठ है, यह शादी मेरी मर्जी से ही हो रही है। अरब को उसकी बात सुनकर धक्का लगता है। वो प्रिया के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोला, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें शादी नहीं करना चाहती हो। प्रिया ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी जो डर से पैदा हुई थी। तुम क्यों नहीं समझते आरब, ये मेरी मर्जी है। तुम कौन होते हो मेरी मर्जी पर सवाल उठाने वाले? अब तुम यहाँ से जाओ। मेरे मामा मामी को तुम्हारी वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रिया ने अपनी आवाज़ को सख्त बनाने की कोशिश की, हालांकि वह अंदर से कांप रही थी। आरब को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। प्रिया, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें याद है कल रात तुमने क्या कहा था? तुम परेशान थी, तुम शादी नहीं करना चाहती थी। क्या तुम्हें मामा मामी ने कुछ कहा है? प्रिया की आवाज़ टूट गई, पर उसने खुद को संभाला। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। अरब, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है, और तुम लोग मेरी ज़िंदगी से दूर रहो। जाओ यहाँ से। आरब को समझ नहीं आया कि प्रिया अचानक इतनी क्यों बदल गई। उसे शक हुआ कि मामा मामी ने उसे धमकाया है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम सच नहीं बता देती। मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। आरब जिद पर हट गया।
तभी आरब के फ़ोन पर रूहानी की कॉल आई। रूहानी का कॉल देखकर आरब प्रिया से बोला, मैं जानता हूँ तुम इस शादी से खुश नहीं हो। तुम डरना मत प्रिया, जब तक तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हैं तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम सब तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। इतना कहकर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है। तभी मामी जी कमरे में आती हैं। मामी को देखकर प्रिया हड़बड़ा जाती है। मामी उसे शक भरी नज़रों से देखते हुए बोली, क्या हुआ? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ भी तो नहीं मामी जी, प्रिया खुद को शांत करते हुए बोली। मामी जी उसके पास आकर बोली, अपने इस थोपड़े का कुछ कर। परसों तेरी शादी है और चेहरा तो देख कैसे सूखा पड़ा है। एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तूने इस शादी से भागने के बारे में सोचा भी ना तो तेरे उस लंगड़े बाप का क्या हाल होगा ये तू अच्छे से जानती है। मामी जी इतना कहकर बाहर चली जाती हैं। उनके निकलते ही प्रिया वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगती है। वहीं दीवार की ओट में छुपा अरब बाहर आता है और खुद से कहता है, मैं जानता था कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुझे ये बात सबको जाकर बताना होगा। बाहर गली में अभी भी गहमा गहमी थी। निशा जमीन पर पड़ी हुई अब भी रोने का नाटक कर रही थी। हालांकि उसकी आंखें बार बार कोने में अरब को ढूंढ रही थीं। विवान और रिया अपने अपने जारी रखे हुए थे। अरब को देखते ही विवान ने तुरंत मामा को जोर से पकड़ लिया। देखो, अब तो यह सच भी नहीं बोल रहे, ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, विवान ने चिल्लाया, जिससे मामा जी पूरी तरह घबरा गए। इशारा पाकर निशा तुरंत उठ खड़ी हुई। छोड़िए, अब रहने दीजिए, मेरी ही गलती थी, इन्होंने कुछ नहीं किया। निशा ने जोर से घोषणा की, अपना नाटक समाप्त करते हुए। यही बात मैं कब से बोल रहा हूँ, लेकिन ये लोग सुन ही नहीं रहे। मामा जी बोले। वो लोग सॉरी अंकल बोलकर वहां से चले गए। उनके जाते ही मामा जी अजीब नजरों से उनकी ओर देखते हैं, फिर दरवाजा बंद कर देते हैं। रूहानी कार के पास खड़ी थी। तभी आरब और बाकी सब वहां आते हैं। आरब सबको सारी बातें बताता है। आरब की बात सुनकर विवान गुस्सा होकर बोला, यार इतना घटिया है उनके मामा मामी, हमें कैसे भी करके ये शादी होने से रोकनी होगी। रिया बोली। तभी रूहानी कुछ सोचते हुए बोली, प्रिया की शादी नहीं होगी और हम सब मिलकर इस शादी को रोकेंगे। रूहानी की आंखों में एक तीखी चमक थी। सौर्य घर आया। वो घर के अंदर जैसे ही आया, दादी जो सोफे पर बैठी हुई थी उसे देखकर बोली, अरे छोरा तू नहीं गया? मैं? मुझे कहाँ जाना था? सौर ने हैरानी से दादी की ओर देखते हुए बोला। तभी दादी बोली, अरे तुझे आरब ने नहीं बताया? वो लोग रूहानी को दिल्ली घुमाने ले गए हैं। दादी की बात सुनकर सौर्य का चेहरा सख्त हो जाता है। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर चला जाता है। दादी उसे जाते देख हैरानी से बोली, अब इस छोरी को क्या हुआ? सौर्य अपने रूम में जाकर इधर उधर टहलने लगता है। वो कुछ सोचकर आरब को कॉल करता है, लेकिन आरब फ़ोन नहीं उठाता। वो रिया को भी फ़ोन करता है, वो भी फ़ोन नहीं उठाती है। फिर कुछ सोचकर रूहानी को फ़ोन करने वाला होता है कि तभी उसे याद आता है कि रूहानी का फ़ोन तो टूट गया है। वो गुस्से से अपना फ़ोन बेड पर पटकते हुए बोला, पता नहीं जब फ़ोन उठाना नहीं होता है तो ये लोग फ़ोन रखते ही क्यों हैं। वो गुस्से से बाथरूम में घुस जाता है। शाम ढलने लगी थी। सूरज की सुनहरी रोशनी कमरों में फैल रही थी। आरब, रिया और रूहानी दबे पांव और फुसफुसाते हुए बातों में मगन घर पहुंचे। हमें बहुत जल्दी करनी होगी, परसों शादी है और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, आरब चिंतित स्वर में बोला। हाँ, और अब हमें पक्का पता है कि प्रिया अपनी मर्जी से यह नहीं कर रही है। रिया ने हामी भरी। लेकिन प्लान क्या है? हम सीधे जाकर प्रिया के मामा मामी से लड़ नहीं सकते? रूहानी ने व्यवहारिक रूप से पूछा। उसकी आंखों में अभी भी वही दृढ़ चमक थी। जैसे ही वे तीनों घर के अंदर आए तो सौरभ भी अपने कमरे से सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसने देखा कि तीनों आपस में इतनी कानाफूसी कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे हों। आरव, रोहानी और रिया सौरभ पर ध्यान दिए बिना सीधे रिया के कमरे की ओर लपके और अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया। सौरभ को यह सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। सुबह से कोई उसका फोन नहीं उठा रहा था और अब ये सब उसे अनदेखा करके कमरे में बंद हो गए। उसका माथा तन गया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वह बिना आवाज किए अपने गुस्से को दबाते हुए वहीं खड़ा रहा। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर उसकी गर्लफ्रेंड आयशा का नाम जगमगा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर कॉल उठाया।
हेलो आयशा। उसने अपनी आवाज़ को थोड़ा सामान्य बनाए रखा। ओ बेबी, कहाँ हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुम उठा क्यों नहीं रहे थे? आयशा की आवाज़ में थोड़ी नाराज़गी थी। मैं बिजी था, उसने छोटा सा जवाब दिया। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हें याद है ना, आज मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है, तुम्हें आना है। आयशा ने याद दिलाया। सौरन ने माथा सहलाया। उसका दिमाग अभी भी रिया के कमरे के बंद दरवाजे के पीछे चल रही बातों से उलझा हुआ था। सॉरी आयशा, बट मैं नहीं आ सकता, उसने बेमन से कहा। सॉरी का सीधा जवाब सुनकर आयशा हैरान रह गई। क्या, तुम नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते? तुम जानते हो ना कि मैंने तुम्हें अपने सब दोस्तों से मिलवाने के लिए कितना कहा था। आयशा की आवाज़ में नाराज़गी अब साफ गुस्सा बन गई थी। सौरभ को अपनी परेशानी के आगे आयशा की बात बहुत छोटी लगी। देखो आयशा, मैंने कहा ना कि मैं व्यस्त हूँ, जरूरी काम है, सौरभ ने थोड़ा सख्ती से कहा। उसका ध्यान अब भी उस बंद कमरे पर था। जरूरी काम? सौरभ, तुम आजकल मुझसे बात भी ठीक से नहीं कर रहे हो। तुम हमेशा मेरे दोस्तों को नज़रअंदाज करते हो। क्या ये जरूरी काम मुझसे ज़्यादा जरूरी है? आयशा ने पलटवार किया। सौरभ को अचानक गुस्सा आ गया। हाँ जरूरी है, अब प्लीज मेरा दिमाग मत खाओ, उसने गुस्से में कह दिया। आयशा अवाक रह गई। क्या कहा तुमने? दिमाग मत खाओ? देखो ऐसा बाद में बात करते हैं। सौरभ ने बिना किसी और बहस के तुरंत कॉल काट दिया। उसने फोन को वापस जेब में रखा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो तुरंत अपने कमरे की ओर गया। दरवाजा जोर से बंद कर दिया। संगीता जी के बुलाने पर सभी डिनर के लिए नीचे आए। सौर्य की नज़र उन तीनों पर ही थी। तीनों जल्दी जल्दी अपना डिनर करते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। सौर्य डिनर के बाद अपने कमरे में था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है। उसके भाई बहन उसे इग्नोर कर रहे थे इस बात से, या फिर इस बात से कि रूहानी ने उसे इग्नोर किया। वो अभी ये सब सोचते हुए अपने कमरे की बालकनी में खड़ा सिगरेट की कस लगा ही रहा था कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो आवाज़ सुनकर सिगरेट बुझाकर बाहर आता है। वो धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर जैसे ही आता है कि तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर बैठी रूहानी और आरब पर जाती है। रूहानी आरब के कंधे पर हाथ रखे हुए थी और दूसरा हाथ आरब के हाथ में था। सौर्य को उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थीं, लेकिन उन दोनों को इस तरह देखकर सौर्य के दिल में अजीब सी जलन और गुस्सा पैदा होती है। दोनों को साथ देखकर उसके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रूहानी आरब की ओर देखकर धीरे से बोली, आरब बहुत रात हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ, फिक्र मत करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आरब ने उसकी ओर देखकर धीरे से कहा, थैंक यू रूहानी, मुझे समझने के लिए। रूहानी मुस्कुरा देती है। आरब उठकर अपने कमरे की ओर मुड़ने लगता है कि तभी आरब को आते देख सौर पिलर के पीछे छिप जाता है। आरब के जाने के बाद रूहानी भी उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगती है कि तभी सौर्य आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए वहां से ले जाता है। सौर्य को देखकर रूहानी हैरानी से उसकी ओर देखती है। सौर्य जी, ये आप, हमारा हाथ छोड़िए। सौर्य उसे खींचते हुए अपने रूम में लेकर आता है और उसे झटक कर दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। रूहानी हैरानी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? जाने दीजिए हमें। सौर्य उसकी ओर गुस्से से देखकर उसकी बाजुओं को जोर से पकड़कर अपने करीब करता है। रूहानी उसे छूटने के लिए छटपटाती हुई बोली, छोड़िए सौर्य जी, हमें दर्द हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों, मेरा छूना पसंद नहीं आया क्या? अरब के छूने से तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सौर्य ने उसके बाजुओं पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला। रूहानी सौर्य की आंखों में देखते हुए घबरा गई। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी तकलीफ थी, जिसके पीछे गहरी ईर्ष्या छिपी थी। सौर्य जी, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? रूहानी ने हिम्मत जुटाकर अपनी आवाज सख्त करने की कोशिश की, हालांकि उसकी बाजुओं में सौर्य के पकड़ से दर्द हो रहा था। बकवास? सौर्य ने उसकी बात दोहराई। मैंने तुम्हें और आरब को अभी सीढ़ियों पर देखा था। इतनी रात को तुम दोनों कौन सी फिक्र बांट रहे थे? तुम उसके कंधे पर हाथ रख रही थी। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? उसने रूहानी को कसकर पकड़ लिया। हमें छोड़िए सौर्य जी, आपको क्या लगता है कि हम कोई ऐसी लड़की हैं? आप हमारे और आरब के रिश्ते पर सवाल उठा रहे हैं। रूहानी ने गुस्से से अपनी बाजू छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सौर्य की पकड़ लोहे जैसी थी। अच्छा, मैं सवाल उठा रहा हूँ और तुम क्या कर रही हो? मुझसे मेरे ही भाई बहन को छीन रही हो?
तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता है? तुम्हारी इस भोली सूरत के पीछे का चेहरा मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। सौरन ने गुस्से में रूहानी के दोनों बाजुओं को थामे रखा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। रूहानी को एक पल के लिए गहरा सदमा लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि सौर्य उसके बारे में इतना घटिया सोच सकता है। ये क्या कह रहे हैं आप सौर्य जी? हमारे बारे में आपकी ऐसी सोच है? रूहानी की आवाज़ में दर्द था। उसकी आंखें भर आईं। हाँ, यही सोच है मेरी। जब से तुम यहाँ आई हो, रिया और आरब हर बात मुझसे छुपाने लगे हैं। तुम उन्हें मुझसे दूर कर रही हो। सौरभ चिल्लाया। तो आपको लगता है कि हम कोई साजिश रच रहे हैं, कि हम जानबूझकर आपके भाई बहनों को आपसे दूर कर रहे हैं? रूहानी ने सख्त आवाज में पूछा। हाँ, मुझे यही लगता है, सौरभ ने तुरंत कहा। रूहानी ने एक पल के लिए अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोका। ठीक है, हमारे बारे में आपको जो सोचना है सोचिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरी ताकत से उससे अपनी बाजुएं छुड़ाकर बोली और वहां से जाने लगी। तभी सौरभ ने वापस से उसे पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ता? रूहानी उसकी आंखों में गहराई से देखती रही। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा और अपमान की चमक थी। नहीं, नहीं फर्क पड़ता हमें, और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं, रूहानी डबडबाई आंखों से बोली। सौर्य की पकड़ ढीली पड़ गई। वो धीमे स्वर में बोला, हाँ क्यों पड़ेगा तुम्हें फर्क? आखिर आरब को जो अपने जाल में फंसा लिया है। आपकी जैसी घटिया सोच पर हमें कोई सफाई नहीं देनी। और हाँ, दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले खुद को देखिए। आयशा जी से सगाई होने वाली है आपकी, तो फिर किस हक से आप हमें बार बार इस तरह सुनाते हैं? हाँ, हम आपके घर में जरूर रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम आपकी जागीर हैं। रूहानी ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर बढ़ी। वह सौर्य को पीछे छोड़कर तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। सौर्य वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसे बीच सड़क पर तमाचा मारा हो। अगली सुबह घर में चहल पहल थी। आज वह दिन था जब प्रिया को उसके मामा मामी की मर्जी से किसी और की दुल्हन बनना था। आरब, रिया, रूहानी, विवान और निशा प्रिया के घर के बाहर खड़े थे। तो सब कुछ पक्का है? आरब ने फुसफुसाते हुए रिया से पूछा। हाँ, रिया और बाकी सब बोले। रिया और रूहानी मेकअप आर्टिस्ट बनकर प्रिया के कमरे की ओर जाते हैं। वो दोनों अभी प्रिया के रूम में जाने ही वाले थे कि तभी प्रिया की मामी उन दोनों को देखकर बोली, रुको। मामी जी के रोकने पर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। मामी जी ने अपनी बाहें मोड़ ली और संदेह भरी आवाज में पूछा, तुम दोनों कौन हो? नमस्ते आंटी जी, मेरा नाम आरती है और ये मेरी पार्टनर रानी है, रिया ने कहा। हमें द ब्यूटी स्टूडियो से भेजा गया है। हम प्रिया जी का ब्राइडल मेकअप और हेयर करने आए हैं। हमने कल ही सब कुछ बुक किया था। रूहानी ने अपना चेहरा थोड़ा नीचे रखा और थोड़ा सिर हिला दिया। मामी जी की बहुएं तन गईं। मुझे किसी ब्यूटी स्टूडियो का नाम याद नहीं है। मैंने तो गांव की पुष्पा दीदी को बुलाया था, जो हमारी पुरानी जान पहचान वाली है। उन्होंने कहा था कि वह समय पर पहुंच जाएंगी। रिया और सुहानी के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आई, जिसे उन्होंने तुरंत छुपा लिया। ओह, आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है, रिया ने सफाई दी। पुष्पा दीदी शायद आज बिजी थी। उनके स्टूडियो ने कल रात ही हमें कॉल किया था और बताया था कि आपकी बुकिंग अब हमारे पास है। उन्होंने कहा कि हम मॉडर्न और लेटेस्ट ब्राइडल लुक के लिए सबसे अच्छे हैं। रिया ने आत्मविश्वास से अपनी किट पर जोर दिया। तभी प्रिया के मामा सीढ़ियों से नीचे आते हुए दिखाई दिए। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो? मामा जी ने पूछा। मामी जी ने रिया और रूहानी की ओर इशारा किया। इन्हें देखो, ये कह रही हैं कि प्रिया का मेकअप करेंगी। मुझे इन पर भरोसा नहीं है। मामा जी ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा। उनका ध्यान दुल्हन के कमरे की सुरक्षा पर ज्यादा था, न कि मेकअप पर। उन्हें पता था कि शादी के दिन ऐसा कोई भी छोटा मोटा बदलाव हो सकता है। अरे जाने दो, मामा जी ने लापरवाही से हाथ हिलाया। अब और समय नहीं है। पुष्पा दीदी नहीं आई तो कोई बात नहीं, इन्हें काम करने दो। बस समय पर काम खत्म होना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मामी जी हिचकिचाईं, लेकिन अपने पति की बात टाल नहीं सकी। ठीक है, तुम लोग जाओ, लेकिन मैं कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। मैं वहीं खड़ी रहूंगी जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। यह उनके प्लान के लिए एक बड़ा झटका था। रिया और रूहानी ने एक बार फिर आंखें मिलाई। मामी जी के कमरे में रहना मतलब आरब का कमरे में घुसना असंभव था, और रूहानी के लिए प्रिया को रिलैक्स करना भी मुश्किल था। जरूर मामी जी, रिया ने एक नकली मुस्कान दी। आप बैठिए,
हम सब अपना काम शुरू करते हैं। वे दोनों धीरे से प्रिया के कमरे की ओर बढ़ गईं। प्रिया के मामा जी के जाने के बाद मामी जी अभी भी हिचकिचा रही थी। उन्हें लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी नीचे से एक नौकरानी की आवाज आई, मालकिन जल्दी आई है, चूहे वालों के लिए जो मिठाई आई है उसमें से कुछ चूहे खा गए हैं। बड़ी वाली ट्रे। मामी जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मिठाई की ट्रे? वह भी दूल्हे वालों की? यह शादी की तैयारियों में बड़ी बेइज्जती थी क्या? मामी जी चिल्लाईं। तुम लोगों से एक ट्रे भी नहीं संभलती। मैं अभी आती हूँ। गुस्से में उन्होंने रिया और रूहानी की ओर देखा। देखो तुम दोनों, मेरे वापस आने तक कोई भी कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही कोई अंदर आना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो तुम्हारा स्टूडियो ही बंद करवा दूंगी। मामी जी तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर गईं। रिया और रूहानी ने एक दूसरे को देखकर राहत की सांस ली। वे दोनों तेजी से प्रिया के कमरे में घुसी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे के अंदर प्रिया बैठी थी। उसके चेहरे पर डर और उदासी थी। दरवाजा बंद होते देख प्रिया झट से मुड़कर देखती है। रिया और रूहानी को देखकर प्रिया हैरानी से बोली, तुम दोनों यहाँ? हाँ, हम यहाँ से तुम्हें ले जाने आए हैं। रूहानी बोली, ये क्या बोल रही हो तुम रूहानी? ले जाने? आज मेरी शादी है, मैं कहीं नहीं जा सकती। प्रिया मुड़कर बोली। तभी आरब खिड़की से कूदकर अंदर आते हुए बोला, हम सब जानते हैं कि तुम ऐसे नहीं जाओगी, इसलिए हम तुम्हारी किडनैपिंग करने आए हैं। आरब की बात सुनकर प्रिया हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोली, आरब, ये क्या कह रहे हैं आप? तभी आरब उसके मुंह पर रुमाल रख देता है, जिसके कारण प्रिया बेहोश हो जाती है। आरब उसे संभालता है। आरब ने बेहोश प्रिया को थाम लिया। प्रिया की आंखों में डर और लाचारी थी, लेकिन अब वह शांति से आरब के हाथों में थी। जल्दी करो, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। मामी कभी भी वापस आ सकती हैं। रूहानी, तुम तैयार हो जाओ। आरब ने तुरंत प्रिया को गोद में उठाया और बिना एक पल भी गंवाए खिड़की की ओर बढ़ा। तुम इसे संभालो, आरब ने प्रिया को रिया के हवाले करते हुए कहा। बाहर विवान और निशा तैयार हैं, इसे गाड़ी में डालो और फौरन यहाँ से निकलो। रिया ने सिर हिलाया। उसने एक गहरी सांस ली, प्रिया को सहारा दिया और अरब के साथ खिड़की से नीचे उतर आई। जैसे ही वो तीनों बाहर निकले, विवान और निशा तुरंत हरकत में आ गए। प्रिया को जल्दी से गाड़ी में बिठाया गया और विवान ने गाड़ी तेजी से मामा मामी के घर से दूर भगा दी। कमरे के अंदर रूहानी ने तेजी से प्रिया का भारी दुल्हन का जोड़ा पहना। रिया ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया था और अब वह वापस घर के अंदर आ चुकी थी। रूहानी जल्दी, रिया ने कहा। तुम्हारे पास मुश्किल से 2 मिनट हैं। रूहानी ने लहंगे को संभाला। रिया ने प्रिया के सारे गहने उसे पहनाए और घूंघट उसके चेहरे पर पूरी तरह से डाल दिया। घूंघट नीचे रखना, आवाज मत निकालना, तुम्हें बस बैठना है और तब तक इंतजार करना है जब तक आरब हमें सिग्नल ना दे, रिया ने चेतावनी दी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और साथ ही मामा जी की दहाड़। क्या हो रहा है अंदर? इतनी देर क्यों? तुम दोनों मेकअप आर्टिस्ट कहाँ हो? रिया ने तुरंत दरवाजा खोला। अंकल जी माफ़ करना, रिया ने थकी हुई आवाज़ में कहा। प्रिया जी का ब्राइडल मेकअप खराब हो गया था, इसलिए थोड़ा समय लग गया, लेकिन अब वह पूरी तरह से तैयार हैं। मामा जी गुस्से से दरवाजे के पास खड़े थे। उन्होंने दुल्हन के बेस में बैठी रूहानी को देखा, जिसका चेहरा पूरी तरह से घूंघट से ढका था। अब और समय बर्बाद मत करो, मंडप पर ले चलो इसे, और तुम मेकअप आर्टिस्ट अपनी फीस लो और निकलो, मामा जी ने आदेश दिया। रिया ने जल्दी से अपनी फीस ली और वहां से गायब हो गई, ताकि बाहर जाकर बाकी सबको सुरक्षित होने का सिग्नल दे सके। मामा जी ने रूहानी को सहारा दिया। चलो बेटी, शुभ मुहूर्त का समय हो गया है। रूहानी घूंघट के अंदर से कांप रही थी। उसे पता था कि यह उसका सबसे जोखिम भरा कदम था। वह मामा जी के सहारे धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ने लगी। मामा जी ने रूहानी को सहारा दिया और उसे धीरे से मंडप पर बिठाया। रूहानी पूरी तरह से घूंघट में ढकी हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पंडित जी ने विवाह की रस्में शुरू की। दूल्हे के परिवार और अन्य मेहमान उत्सुकता से दुल्हन को देख रहे थे। तभी दूल्हे की बहन, जो प्रिया की एक पुरानी सहपाठी थी, दुल्हन के पास बैठी। प्रिया, तुम इतनी शांत क्यों हो? जरा हंसो तो, उसने धीरे से फुसफुसाया। पंडित जी जैसे ही कन्यादान की रस्में शुरू करने वाले थे, तभी जोरदार दरवाजा खुलने की आवाज आई। यह शादी नहीं हो सकती। सभी लोग मुड़कर दरवाजे की ओर देखने लगे। आरब तेजी से अंदर आया। उसके साथ रिया भी थी और उनके पीछे पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित खड़ी थी प्रिया।
उनके पिताजी जो कि व्हील चेयर पर बैठे थे। प्रिया और उसके पापा को देखकर मामा मामी और बाकी सब हैरान थे। मामी जी आगे आते हुए बोली, प्रिया तू यहाँ है तो फिर दुल्हन के जोड़े में कौन है? सबकी नजर दुल्हन पर गड़ जाती हैं। तभी रूहानी उठकर अपना घूंघट हटाती है। घूंघट के हटते ही मामा मामी दोनों हैरान हो जाते हैं। मामा जी गुस्से से बोले, ए लड़की कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? रूहानी ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं पर आवाज में दृढ़ता थी। हम रूहानी हैं, उसने कहा, और हम यहाँ प्रिया को उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती हो रही शादी से बचाने आए थे। मामी जी आगे बढ़ी। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। तुम सब मिले हुए हो? तुमने मेरी बेटी को बहकाया है? नहीं मामी जी। उसकी आवाज़ शांत थी पर चोटिल थी। हमने प्रिया को बहकाया नहीं। हमने उसे वो करने दिया है जो वो खुद चाहती थी। दूल्हे के घर वाले, पंडित, रिश्तेदार सभी कानाफूसी करने लगे। तभी दूल्हे की बहन आगे आकर बोली, लेकिन प्रिया क्यों? वह प्रिया की ओर देखते हुए बोली, तूने इतनी बड़ी बात हमसे भी नहीं कही। प्रिया ने गहरी सांस ली, क्योंकि कोई भी मेरी सुनने को तैयार ही नहीं था। मामा जी और मामी जी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने शादी से मना किया तो वो पापा का इलाज रुकवा देंगे। प्रिया बोली, धीरे धीरे, लेकिन उसके शब्दों में भारीपन था। प्रिया के पापा ने व्हील चेयर से बोला। उनकी आवाज़ कमजोर थी पर असरदार। मेरी बेटी अपनी खुशी से नहीं, मजबूरी से शादी कर रही थी और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। वे रुककर सांस लेते हैं, फिर आरब की तरफ देखते हैं। अगर ये बच्चे आज ना आते तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। मामा जी का चेहरा गुस्से और शर्म से तमतमा उठा। वह तेजी से आगे बढ़े। उनकी आंखें आरब पर टिकी थीं। ये सब झूठ है, सरासर झूठ। मामा जी चिल्लाए, तुम लोग मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। आरब, तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया है। किडनैप नहीं मामा जी, आरब ने दृढ़ता से जवाब दिया। वह प्रिया के और करीब खड़ा हो गया। हमने उसे उस जंजीर से आज़ाद किया है जिसमें आपने उसे बांध रखा था, और ये झूठ नहीं है। रिया तुरंत आगे आई। उसने अपने हाथ में पकड़े एक टेबलेट को ऑन किया, जिस पर एक वीडियो क्लिप प्ले होने लगी। मामी जी की आवाज़ रिकॉर्डिंग में, समझ गई प्रिया, अगर तूने जबान खोली तो तेरे पापा की दवाइयाँ बंद, इलाज बंद। फिर देखती हूँ तुझे कौन बचाएगा। चुपचाप शादी कर ले, इसी में सबकी भलाई है। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। मामी जी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि कब रिया ने यह सब रिकॉर्ड कर लिया था। आरब ने एक और बड़ा खुलासा किया। मामा जी, आपने सिर्फ प्रिया को मजबूर नहीं किया, बल्कि प्रिया को ब्लैकमेल किया है। दूल्हे का पिता, जिनका नाम रमेश था, अब तक शांत थे। वह अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर निराशा थी। ये क्या ड्रामा है? उन्होंने गुस्से से कहा। जिस परिवार की नीयत इतनी खराब हो और जिसने एक बेटी को पैसों के लिए जबरदस्ती बेचा हो, हमें ऐसे रिश्ते की जरूरत नहीं है। वह अपनी बेटी और बाकी घर वालों की ओर मुड़े। चलो सब यहाँ से, यह शादी नहीं होगी। दूल्हे और उसके परिवार ने बिना कुछ कहे मंडप छोड़ दिया। सभी मेहमान अब मामा मामी को घूर रहे थे। प्रिया की मामी अब आंसू बहाते हुए प्रिया के पिता के सामने आई। जीजा जी माफ कर दीजिए हमें, मैंने गलती की। ये सब उस लोन की वजह से हुआ। हम कर्ज में डूबे थे और मैं बस, प्रिया के पापा ने अपनी कमजोर आवाज को ऊंचा किया, आज के बाद तुम दोनों मेरे घर में नहीं रहोगे। तुमने मेरी बेटी की मर्जी का सौदा किया है और मेरे पैसों पर हाथ साफ किया है। आज से हमारा रिश्ता खत्म। उन्होंने आरब की ओर देखा। उनके चेहरे पर कृतज्ञता का भाव था। आरब, उन्होंने कहा, तुमने सिर्फ मेरी बेटी को नहीं बचाया, तुमने एक पिता को भी बचाया है। तुमने मुझे मेरी बेटी की खुशी वापस दिलाई है। प्रिया ने आगे बढ़कर अपने पापा का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि सुकून और प्यार था। आरब, रिया, रूहानी, विवान और निशा, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब मेरी जिंदगी के सुपर हीरो हो। सभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। रिया, आरब और रूहानी शाम को घर पहुंचते हैं। सौर्य हाल में ही बैठा मैगजीन पढ़ रहा था। वो बार बार घड़ी की ओर देख रहा था। तभी तीनों आपस में बातें करते हुए अंदर आते हैं। सौर्य की नज़र उन तीनों पर पड़ती है। रिया अंदर आते हुए सोफे पर गिरते हुए बोली, मम, जोरों की भूख लगी है, खाना लगा दो प्लीज। तभी सौर्य बोला, घर पर कोई नहीं है। सौर्य की बात सुनकर रूहानी की नज़र उस पर पड़ती है। सौर्य भी उसकी ओर ही देख रहा था। तभी रूहानी सौर्य से अपनी नजरें हटाते हुए बोली, रिया तुम रुको, हम अभी
तुम दोनों के लिए कुछ बनाकर लाते हैं। अरे नहीं रूहानी, तुम भी तो थक गई होगी। आरब भी सोफे पर बैठते हुए बोला। हम बिल्कुल नहीं थके, तुम दोनों 2 मिनट रुको, हम 5 मिनट में आए। रूहानी इतना कहकर किचन की ओर बढ़ी रही थी कि तभी सौर्य बोला। रुको। सौर्य की आवाज़ सुनकर रूहानी दरवाजे के पास ही रुक गई। उसने मुड़कर सौर्य की ओर देखा। उसकी भौहें हल्की सी चढ़ी हुई थीं। सौर्य ने अपनी मैगजीन को बंद किया और उसे पास की मेज पर रखा। उसने तीनों पर अपनी नजरें गड़ाए रखी और कहा, कहाँ गए थे तुम तीनों? सौर्य की बात सुनकर तीनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके चेहरे पर एक पल की घबराहट थी जिसे उन्होंने तुरंत छिपाने की कोशिश की। आरब ने तुरंत स्थिति संभाली। कहीं नहीं सौर्य भाई, बस रिया को कुछ इमरजेंसी शॉपिंग करनी थी तो हम तीनों उसे मॉल ले गए थे। रिया ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ बहुत ज़रूरी था, और इतना ज़रूरी कि तुम लोगों ने अपने फ़ोन बंद कर दिए। सौर्य की आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी। आरब, मैंने तुम्हें 4 बार कॉल किया, तुम कहाँ थे? आरब थोड़ा लड़खड़ाया। वह शायद नेटवर्क नहीं आ रहा था। बेसमेंट पार्किंग में। हाँ वहीं। रिया ने तुरंत समर्थन किया। वह मॉल की बेसमेंट पार्किंग थी, बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। सौर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसका ध्यान आरब और रिया से हटकर दरवाजे पर खड़ी रूहानी पर गया, जो एकदम शांत खड़ी थी। तभी आरब रिया की ओर देखकर फुसफुसाते हुए बोला, यहाँ से निकल, वरना सौर्य भाई के सवालों से बहुत बुरा फंसेंगे। इतना कहकर आरब बोला, रिया जल्दी चल, हमें असाइनमेंट भी तो कंप्लीट करनी है ना। दोनों इतना कहकर तुरंत ऊपर चले जाते हैं। उन दोनों को ऊपर भागते देख रूहानी भी किचन की ओर जाने लगती है। तभी सौर्य दोबारा उसे आवाज़ लगाता है। मैंने कुछ पूछा है, कहाँ थे तुम लोग? रूहानी एक पल रुकती है, फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ने को होती है कि तभी सौर्य गुस्से से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर घुमाता है और गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? कुछ पूछा है मैंने। रूहानी एक पल अपने हाथ की ओर देखती है, फिर सौर्य की ओर। उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोली, हमें आपके सवालों का कोई जवाब नहीं देना। रूहानी की तेज प्रतिक्रिया से सौर्य चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रूहानी इतनी तीखी प्रतिक्रिया देगी। उसका हाथ कसकर रूहानी की कलाई पर था और दोनों की आंखें गुस्से और चुनौती से भरी थीं। छोड़िए हमारा हाथ, रूहानी ने सदे हुए स्वर में कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक स्पष्ट आक्रोश था। सौर्य का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपना हाथ ढीला नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों का गुस्सा अब एक गहरे सवाल में बदल गया था। नहीं छोड़ूंगा। तुम शायद भूल रही हो कि यह घर मेरा है, इसलिए मेरे सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। और किस हक से आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं? हाँ, यह आपका घर है, लेकिन हम ना तो इस घर की सदस्य हैं और ना ही आपसे हमारा कोई रिश्ता है। तो हमसे सवाल करने वाले आप होते कौन हैं? रूहानी गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे तुमसे सवाल करने के लिए किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अपने चालों में मेरे भाई बहन को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे कारण मेरे भाई बहन को कोई भी प्रॉब्लम हुई तो 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 क्या करेंगे आप? हमें सबके सामने नीचा दिखाएंगे या हमें इस घर से निकाल देंगे? पता है क्या, हम सोचते थे कि आप एक अच्छे इंसान हैं। हाँ, रूड हैं थोड़ा, पर दिल के बुरे नहीं हैं। लेकिन आपने मेरी गलतफहमी दूर कर दी और अब मुझे आपसे, आपकी बातों से 1% भी फर्क नहीं पड़ता। समझे आप? रूहानी उसकी आंखों में देखते हुए बोली और अपना हाथ झटक कर वहां से चली गई। सौर्य गुस्से से उसे जाते हुए देखता है। वो गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। रूहानी किचन में पहुंचते ही काउंटर से टिक गई। उसकी सांसें भारी थीं, आंखें गुस्से और चोट से भरी हुई। उसकी कलाई अभी भी दुख रही थी जहां सौर्य ने पकड़ा था। वह धीरे से उसे सहलाती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। वो इंसान सच में समझता क्या है खुद को? उसने बड़बड़ाते हुए फ्रिज खोला, पानी निकाला और लंबी सांस भरी। कभी कभी तो लगता है वो जानबूझकर हमें गुस्सा दिलाते हैं। फिर खुद को संभालते हुए बोली, और हमें फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसे पता था यह भी झूठ था। सौर्य कमरे में धड़ाम से घुसा और दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि दीवारें तक हल्की कांप गईं। उसके सीने में गुस्सा धधक रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना गुस्सा दूसरों पर नहीं, उतना खुद पर आ रहा था। वह कमरे में 2 चक्कर लगाता है, जैकेट उतारकर सोफे पर फेंक देता है, फिर दोनों हाथों से बाल पीछे करता है। मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? उसके सब खुद से ही लड़ रहे थे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? और उसकी बातें मुझे क्यों चुभ रही हैं?
वह रुककर मेज पर पड़े पानी के गिलास को उठाता है, लेकिन एक घूंट लिए बिना वापस रख देता है। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं गुस्से से, या शायद उस एहसास से जिसे वह मानना नहीं चाहता था। रूहानी के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। अब मुझे आपसे आपकी बातों से 1% भी फर्क नहीं पड़ता। सौर्य की नज़र कड़क हो गई। झूठ। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर बेहद दृढ़। उसे फर्क पड़ता है, तभी तो इतनी तीखी बोली। लेकिन इसका उल्टा, क्या उसे भी फर्क पड़ता है? यह सवाल उसे बेचैन कर रहा था। वह सोफे पर बैठा, दोनों कोहनियां घुटनों पर टिकाई, सिर नीचे किया। कुछ देर बाद उसने मुट्ठी बांधी और धीरे से हवा में फेंकी। रात में सभी डिनर करने बैठे थे। सभी चुपचाप अपना डिनर कर रहे थे। तभी त्रिलोकचंद जी बोले, बच्चों तुम सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तभी रिया बोली, बहुत अच्छी चल रही है डैड। परसों से हमारे एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं। रिया की बात सुनकर संगीता जी बोली, चलो अच्छा है, सौर्य की इंगेजमेंट तक तुम सबके एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे। संगीता जी की बात सुनकर रूहानी और सौर्य की अचानक से नज़र मिलती हैं। रूहानी झट से अपनी नज़रें उससे हटा लेती है। रूहानी बेटा, तुमने खाने में कुछ नहीं लिया? सब ठीक है ना? रूहानी एकदम चौंक गई। उसने झट से सिर उठाया और उसी पल उसकी नज़र फिर से सौर्य से टकरा गई। हम ठीक है आंटी, हमारा हो गया। हम कमरे में जा रहे हैं, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है। इतना कहकर वो ऊपर चली जाती है। तभी आरब भी अपना खाना ख़त्म कर जल्दी से रूहानी के पीछे जाता है। रूहानी कमरे में जाने ही वाली थी कि तभी आरब उसे आवाज़ देता है, शांतिपुर एक्सप्रेस। रूहानी रुककर पीछे मुड़कर देखती है। आरब उसके सामने खड़ा होते हुए बोला, रूहानी मुझे ना थोड़ी टेंशन हो रही है। उसकी बात सुनकर रूहानी बोली, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा। आरब, क्या हम रिया को भी इस बारे में बता दें? अगर उसे पता चला कि हमने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। नहीं रूहानी, तुम इस बारे में अभी किसी को नहीं बताओगी। मैं ये बात खुद सबको बताना चाहता हूँ, आरब बोला। उसकी बात सुनकर रूहानी मुस्कुराकर बोली, ठीक है। आरब उत्साह से उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है, थैंक यू यार, यू आर द बेस्ट, इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। रूहानी भी मुस्कुरा देती है। वहीं सौर्य, जो आरब को हड़बड़ाकर ऊपर जाते देख उसके पीछे आ रहा था, वो उन दोनों को इस तरह देखकर गुस्से से उसके जबड़े कस जाते हैं और वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है। सौर्य दरवाजे की ओट में खड़ा था। उसका शरीर तनाव से तना हुआ था। आरब और रूहानी को उस तरह गले मिलते और बात करते देख उसके दिमाग में एक तेज झोंका आया। थैंक यू यार, यू आर दी बेस्ट, इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। आरब के शब्द उसके कान में गूंजे। सौर्य के जबड़े कस गए। उसकी मुट्ठी इतनी कस गई कि उसके नाखून हथेली में चुभने लगे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अब तक का उसका सारा गुस्सा, तनाव और रूहानी के साथ हुई बहस की कड़वाहट, सब कुछ इस एक दृश्य में आकर भड़क उठा। वो गुस्से से तुरंत अपने कमरे की ओर चल दिया। उसके जाते ही आरब और रूहानी एक दूसरे से अलग हुए। रूहानी मुस्कुरा रही थी और आरब बहुत खुश दिख रहा था। अब तुम जाओ शांतिपुर एक्सप्रेस, आरब ने हंसते हुए कहा। एग्जाम्स आ रहे हैं, फोकस करो। रूहानी मुस्कुराती हुई अपने कमरे की ओर चली गई। सौर्य कमरे में आकर जोर से दरवाज़ा बंद करता है और दीवार पर अपना हाथ दे मारता है। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन पर आयशा का नाम फ्लैश हो रहा था। वो खुद को शांत कर फ़ोन उठाकर कान में लगाता है। तभी दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो बेबी, मैं कब से रेडी होकर वेट कर रही हूँ, तुम आ रहे हो ना? सौर्य उससे बोला, सॉरी, मेरा मन नहीं है कहीं जाने का। उसकी बात सुनकर आयशा तहस में आ गई। वो गुस्से से बोली, सौर्य, ये तुम्हारे हर बार का है। तुमने पहले बर्थडे पार्टी में आने से मना किया और अब मूवी प्लान कैंसिल कर रहे हो। दिस इज़ नॉट डन। तुम्हें मेरे साथ मूवी के लिए चलना ही पड़ेगा। आयशा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं मूड में नहीं हूँ, सौर्य ने धीरे से कहा, लेकिन उसके स्वर में एक थकी हुई दृढ़ता थी। मैं अभी किसी भी बहस के मूड में नहीं हूँ, मैं नहीं आ रहा। आयशा की आवाज़ अब और भी तीखी हो गई। उसमें अपमान की भावना थी। बहाना मत बनाओ सौर्य, क्या बात है, कौन है? क्या उस रूहानी नाम की लड़की की वजह से तुम इतना अजीब बर्ताव कर रहे हो? सौर्य का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। आयशा, रूहानी को बीच में मत लाओ, उसने गुस्से से कहा। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, यह हमारा प्राइवेट मैटर है। और हाँ, मैं नहीं आ रहा, बात खत्म। ये हमारा प्राइवेट मैटर नहीं है, आयशा ने पलटवार किया। अगले महीने हमारी सगाई है सौर्य, क्या तुम भूल रहे हो? और तुम मेरे साथ समय बिताना भी जरूरी नहीं समझते? क्या तुम क्या तुम सगाई को लेकर सीरियस नहीं हो? आयशा ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला। अगर तुम सच में मेरे साथ सगाई करना चाहते हो
तो तुम्हें यहाँ आना होगा, वरना मैं इसे तुम्हारी ओर से ना समझूंगी। सौर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह ब्लैकमेल था। उसे रूहानी और आरब की बात याद आई, उसका गुस्सा और फिर आयशा का दबाव। उसका सिर दर्द से फटने लगा। वह फ़ोन पर कुछ देर चुप रहा। सौर्य, आयशा ने इंतज़ार करते हुए पूछा। ठीक है, उसने हार मानते हुए कहा। मैं आ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए, और मुझे किसी भी तरह के ड्रामे की उम्मीद नहीं है। उसने गहरी सांस ली और खुद को आईने में देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। उसने जल्दी से अपनी टी शर्ट बदली, एक जैकेट उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ गया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सौर्य और रूहानी एक दूसरे के सामने कम ही आते थे। जब भी दोनों एक दूसरे के सामने आते तो एक दूसरे को इग्नोर करके चले जाते। सभी अपने एग्ज़ाम में बिजी हो चुके थे। एग्ज़ाम्स का अंतिम दिन था। रूहानी ने अपना आखिरी पेपर पूरा किया, जिसमें उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था। जब वह क्लास से बाहर निकल रही थी तो उसकी दोस्त शालिनी उसके पास आई। रूहानी, प्रोफेसर त्रिवेदी तुम्हें अपने डिपार्टमेंट में बुला रहे हैं, शालिनी ने फुसफुसाते हुए कहा। रूहानी चौंक गई। प्रोफेसर त्रिवेदी, जो उनके डिपार्टमेंट के सबसे सख्त और सबसे सम्मानित शिक्षक थे, उन्होंने उसे क्यों बुलाया होगा? वह थोड़ी घबरा गई। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? रूहानी ने चिंतित होकर पूछा। अरे नहीं यार, वो बहुत खुश दिख रहे थे, शालिनी ने उसे ढाढ़स बंधाया। शायद तुम्हारे प्रोजेक्ट या रिजल्ट के बारे में कुछ होगा। जाओ जल्दी। रूहानी ने एक गहरी सांस ली और त्रिवेदी सर के डिपार्टमेंट की ओर चल दी। वो डिपार्टमेंट के पास पहुंचकर धीरे से बोली, मैं आई कम इन सर? अंदर से गंभीर आवाज आई। आ जाओ रूहानी। त्रिवेदी सर अपनी मेज पर बैठे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीर लेकिन शांत भाव था। उन्होंने रूहानी को बैठने का इशारा किया। रूहानी, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है, सर ने अपना चश्मा उतारते हुए कहा। रूहानी ने उत्सुकता से उन्हें देखा। तुम्हें याद है, तुमने कुछ दिन पहले एक प्रोजेक्ट सबमिट किया था, जिसके लिए तुमने फर्स्ट प्राइज भी जीता था? रूहानी ने सिर हिलाया। जी सर। उस कंपटीशन के जजों ने न केवल तुम्हारे काम को सराहा है, बल्कि उन्होंने इसे एक एक्स्ट्रा ओलिवियर ई लेवल का काम बताया है। सर ने मेज पर रखा एक लिफाफा रूहानी की ओर बढ़ाया। कांग्रेचुलेसन रूहानी, तुम्हें लंदन स्कूल ऑफ डिजाइन से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स इन डिजिटल मीडिया के लिए 100% स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन का ऑफ़र मिला है। रूहानी को एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ। उसके होंठ खुले रह गए। लंदन स्कूल ऑफ डिज़ाइन यह दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट में से एक था, और वह हमेशा वहां जाने का सपना देखती थी। सर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? रूहानी ने अविश्वसनीयता से पूछा। बिल्कुल नहीं, त्रिवेदी सर मुस्कुराए। दरअसल ये सिर्फ एडमिशन नहीं है, यह कंपटीशन में जीती गई फर्स्ट प्राइज का एक हिस्सा है। लंदन की एक रेप्यूटेड डिज़ाइन फर्म, जिसका नाम क्रिएटिव वेब स्टूडियो है, ने भी तुम्हें स्कॉलरशिप के साथ साथ उनके साथ इंटर्नशिप का भी ऑफ़र दिया है। त्रिवेदी सर ने थोड़ा झुककर कहा। सीधी बात है ये रूहानी, कि तुम्हें लंदन से ऑफ़र आया है। तुम्हें 2 साल के लिए लंदन जाना होगा, पढ़ाई के लिए और काम सीखने के लिए। ये तुम्हारे कैरियर के लिए बहुत बड़ा मौका है। रूहानी का दिमाग तेज़ी से दौड़ने लगा। यह उसका सबसे बड़ा सपना था, जो अचानक उसके सामने सच बनकर खड़ा था। पूर्ण स्कॉलरशिप, लंदन, और एक टॉप डिज़ाइन स्टूडियो में इंटर्नशिप। सर क्या कहें, हमें समझ नहीं आ रहा है, रूहानी ने गदगद होते हुए कहा। सर, यह हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। हमें इसके लिए पहले अपने पेरेंट्स से बात करनी होगी। तुम्हें तुरंत जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, सर ने कहा, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द डिसीजन लेना होगा। उन्होंने 10 दिन का समय दिया है। ऑफ़र की सारी टर्म्स एंड कंडीशन इस लिफाफे में है। रूहानी ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। उसने सर को धन्यवाद कहा और लगभग उड़ती हुई वहाँ से निकल गई। वह गलियारे में तेज़ी से चल रही थी। उसका दिल ढोल की तरह बज रहा था। ये सफलता की एक ऐसी लहर थी, जिसने उसकी सारी पिछली निराशाओं को, तनाव को धो डाला था। लंदन 2 साल, इसका मतलब था कि उसे सब कुछ पीछे छोड़ना होगा। रिया अरब, उसके दोस्त और शौर्य। फिर उसे शौर्य का बर्ताव याद आता है। ये सब याद कर वो खुद से बोली, नहीं, हम यहाँ और नहीं रह सकते। हमें सिर्फ अपने सपनों पर ध्यान देना है। शौर्य जी कभी हमारे थे ही नहीं। हम माँ पापा से सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही आरव और रिया को बताएंगे। तब तक हम इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे। वैसे भी 5 दिन बाद शौर्य जी की सगाई है।
उनकी सगाई में माँ पापा भी आएंगे। हम तभी माँ पापा से बात कर लेंगे। वह अपने विचारों में इतनी खोई हुई थी कि उसने सामने से आ रहे शख्स पर ध्यान ही नहीं दिया। धड़ाम, रूहानी किसी से जोर से टकराई। उसके हाथ से लिफाफा फिसलकर जमीन पर गिर गया। ओह, मुझे माफ़ करना। रूहानी ने तुरंत झुककर लिफाफा उठाना चाहा। तभी उसे एक तीखी पहचानी हुई आवाज़ सुनाई दी, जिसमें रूखेपन की एक परत थी। अरे, ये क्या? ध्यान से नहीं चल सकती तुम? आंखें कहाँ हैं तुम्हारी? रूहानी ने ऊपर देखा। उसके सामने आयशा खड़ी थी। आयशा हमेशा महंगे कपड़े, सलीकेदार मेकअप और रोबदार कॉन्फिडेंस में रहती थी। उसकी आंखें रूहानी को ऊपर से नीचे तक घूर रही थीं, जैसे रूहानी कोई महत्वहीन वस्तु हो। रूहानी तुरंत खड़ी हो गई। सॉरी आयशा, मैं जल्दी में थी। आयशा ने अपने कंधों को झाड़ा, जैसे रूहानी का छूना भी उसे दूषित कर देगा। तुम, ओह गॉड, मेरे कपड़े खराब कर दिए तुमने। पता भी है ये कितने महंगे कपड़े हैं? तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो कभी इतने महंगे कपड़े देखे भी नहीं होंगे। आयशा ने अपमानजनक स्वर में पूछा। रूहानी का चेहरा तमतमा गया। सौर्य के घर में रहने की बात सार्वजनिक थी, और चूंकि रूहानी एक छोटे शहर से थी, इसलिए आयशा अक्सर उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। सॉरी, उसने धीरे से कहा और जाने लगी। आयशा ने उपहास भरी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारी जैसी आउट ऑफ टाउन लड़कियों को हॉस्टल में ही रहना चाहिए। सौर्य जैसे लड़के को अपने घर में रखना शोभा नहीं देता। मुझे तो यह भी समझ में नहीं आता कि सौर्य ने तुम्हें अभी तक क्यों नहीं निकाला। खैर, मुझे क्या। रूहानी ने खुद को शांत रखा। वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ी। आयशा को रूहानी की यह बेरुखी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने रूहानी का हाथ पकड़ लिया, जिससे रूहानी के हाथ में पकड़ा हुआ लंदन वाला लिफाफा थोड़ा सिकुड़ गया। रुक जाओ रूहानी, आयशा ने जोर दिया। क्या बात है? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या यह कोई लव लेटर है जिसे तुम सौर्य को देने जा रही हो? आयशा ने व्यंग किया, लेकिन उसकी आवाज़ में असुरक्षा की हल्की सी झलक थी, खासकर उस दिन के बाद से जब उसने सौर्य को फ़ोन पर रूहानी के बारे में गुस्सा करते हुए सुना था। रूहानी ने अपना हाथ छुड़ाया। ये कोई लव लेटर नहीं है आयशा, और हमारा आपसे या सौर्य जी से कोई लेना देना नहीं है। ओह कम ऑन रूहानी, तुम तो बुरा मान गई। 5 दिन बाद मेरे और सौर्य जी की सगाई है, और तुम उस घर में रहती हो, तो सारे अरेंजमेंट्स तुम्हें ही देखने होंगे। रूहानी ने इस बार अपनी आवाज़ को दृढ़ता से कहा। आपको पता होना चाहिए आयशा जी कि हम सौर्य जी के घर में रहते हैं, लेकिन हमारा करियर आपकी सगाई की पार्टी के अरेंजमेंट से कहीं ज़्यादा बड़ा है। आयशा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी सौर्य, जो वहाँ से गुजर रहा था, उन दोनों को देखकर उनके पास आते हुए बोला, क्या हो रहा है यहाँ? सौर्य को देखकर आयशा तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान ले आती है, और सौर्य की बाहों में अपने हाथ डालते हुए बोली, बेबी देखो ना, मैंने रूहानी से बस इतना कहा कि वो हमारी सगाई के लिए आंटी की हेल्प करे, पर पता नहीं है इतना क्यों भड़क गई। तभी सौर्य एक नज़र रूहानी की ओर देखकर बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी सगाई में मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता, और इसलिए मैं सारे अरेंजमेंट खुद देखूंगा। मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। सौर्य की बात सुनकर आयशा खुश होकर बोली, रियली बेबी, तुम खुद करोगे सारे अरेंजमेंट्स? तुम्हें नहीं पता ये सुनकर मैं कितनी खुश हूँ। वो उससे लिपटते हुए बोली। तभी सौर्य उसे खुद से अलग करते हुए बोला, आज हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। चलो, मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए ले चलता हूँ। आयशा सौर्य की बाहों में हाथ डाले रूहानी की ओर देखते हुए मुस्कुराई। यह उसकी अंतिम जीत का प्रदर्शन था। सौर ने एक अंतिम बार रूहानी की ओर देखा। उसकी आंखें एक अजीब, अनसुलझे गुस्से और बेचैनी से भरी थीं। वह कुछ और कहना चाहता था, शायद कुछ पूछना, लेकिन आयशा का हाथ उसकी बाह पर कस गया, और उसके शब्द उसके होठों पर ही अटक गए। चलो बेबी, आयशा ने मीठे स्वर में कहा, और सौर्य को खींचते हुए वहां से ले गई। सौर्य बिना कुछ कहे आयशा के साथ चला गया। रिया, आरव और रूहानी घर पहुंच चुके थे। वो लोग अभी अंदर आ ही रहे थे कि तभी दादी और दादाजी उन्हें हॉल में मिल जाते हैं। दादी और दादाजी उन सबको अंदर आते देखते हैं। तभी दादाजी बोले, अरे बच्चों, आ गए तुम सब? कैसे रहे तुम सबके एग्जाम्स? दादाजी की बात सुनकर रिया सोफे पर धम से बैठते हुए बोली, अरे दादाजी, पेपर बहुत अच्छे हुए, और फाइनली एग्जाम्स ख़त्म हो गए। आरब भी सोफे पर बैठ दादा दादी से बोला, हाँ दादाजी, अब तो जब तक कॉलेज खुलते नहीं तब तक आराम ही आराम है। तभी संगीता जी वहाँ आते हुए बोली, आराम आराम छोड़ो, 5 दिन बाद सौद्र की सगाई है,
और अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। अभी तक शॉपिंग भी नहीं हुई है। संगीता जी की बात सुनकर रिया मुंह बनाकर बोली, मम मुझे तो इस सगाई में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो ऐसा कितनी घमंडी है। उस टॉक्सिक को तो मैं एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर संगीता जी बोली, रिया ऐसे नहीं बोलते। जो भी हो, अब वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। अरे बहू क्या गलत कहा रिया ने। मुझे भी वो लड़की रत्ती भर नहीं भाती। दादी मुंह बनाकर बोली। दादी की बात सुनते ही माहौल में हल्की सी हंसी घुल गई, लेकिन वो हंसी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। दादाजी ने दादी की ओर देखते हुए हल्के से टोका, अरे भाग्यवती, अब जो होने वाला है वो होने वाला है। हमें बच्चों की खुशी देखनी चाहिए। दादी ने आंखें घुमाई। खुशी? जब लड़की की आंखों में ही अहंकार भरा हो तो घर में खुशियाँ टिकती नहीं हैं। जी, रिया ने तुरंत दादी का समर्थन किया। एग्जैक्टली दादी, वो आयशा ऐसे बात करती है जैसे हम सब उसके नौकर हों। संगीता जी ने गहरी सांस ली। बस करो तुम लोग, आजकल के बच्चों को समझना भी आसान नहीं है। सौर्य ने पसंद की है तो कुछ सोच समझ कर ही की होगी। अब तक रूहानी चुपचाप खड़ी थी। वह हॉल के एक कोने में खड़ी थी, अपने हाथ में पकड़े उस लिफाफे को कसकर पकड़े हुए थी। लंदन का ऑफर, उसका भविष्य और अभी अभी का वो सारा दृश्य, सब एक साथ उसके मन में उथल पुथल मचा रहे थे। दादी की नज़र रूहानी पर पड़ी। अरे रूहानी बिटिया, तुम क्यों खड़ी हो? आओ बैठो। रूहानी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और धीरे से सोफे के किनारे बैठ गई। रिया ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ रूहानी? रास्ते में कुछ हुआ क्या? रूहानी ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ में वो पहले वाली मजबूती नहीं थी। आरब ने ध्यान दिया। तुम ठीक लग नहीं रही। कॉलेज से आते वक्त तो तुम इतनी चुप नहीं थी। संगीता जी भी अब गौर से रूहानी को देखने लगी। सच में तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। रूहानी ने नज़रें झुका ली। बस थोड़ी थकान है। रात के डिनर के बाद रिया और रूहानी बातें कर रही थी, लेकिन बातें सिर्फ रिया ही कर रही थी। रूहानी तो अपनी सोच में गुम हाँ हूँ में जवाब दे रही थी। रिया बेड पर पैर मोड़कर बैठी थी और लगातार बोले जा रही थी। तुम मान या ना मान रूहानी, वो ऐसा बहुत ही ज़्यादा ओवर है। मतलब हद होती है घमंड की भी। ऐसे लोगों को मैं 5 मिनट भी झेल नहीं सकती। रूहानी रूहानी खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर अंधेरे में बगीचे की लाइट हल्की हल्की झिलमिला रही थी। हाँ, उसने बेमन से कहा। रिया रुक गई। उसने ध्यान से रूहानी को देखा। ओए, तू मुझे सुन भी रही है या नहीं? रूहानी ने चौंक कर पलट कर देखा। हाँ, सुन रही हूँ। रिया ने आंखें सिकोड़ लीं। झूठ? तू तो आज पूरा दिन किसी और ही दुनिया में है। कॉलेज से लेकर अभी तक कुछ तो है। रूहानी ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं है रिया, बस थक गई हूँ। मैं पानी का जग लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो रिया के सवालों से बचते हुए नीचे किचन की ओर चली जाती है, जहाँ सौर्य पहले से ही मौजूद था। सौर्य को किचन में देखकर एक पल के लिए उसके कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। सौर्य अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था। वो गहरी सांस लेती है और सौर्य पर बिना ध्यान देते हुए फ्रिज से पानी का बोतल निकालती है। सौर्य ने कप में काफ़ी उड़ेलते हुए भी रूहानी की मौजूदगी महसूस कर ली थी। किचन में अचानक आई उस चुप्पी में सिर्फ केतली की हल्की सी आवाज़ और दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। रूहानी ने पानी की बोतल भर लिया, ढक्कन बंद किया और पलटी ही थी कि अचानक उसका पैर फिसलता है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी सौर्य फुर्ती से आकर उसे बचा लेता है। सौर ने बिना सोचे समझे उसका हाथ पकड़ लिया। एक पल पहले जो दूरी थी वो अचानक सिमट गई। रूहानी का संतुलन बिगड़ा हुआ शरीर उसके सीने से आकर टकराया। पानी की बोतल हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और किचन की टाइल्स पर पानी फैल गया। कुछ सेकंड दोनों जमे रहे। सौर्य की एक बार रूहानी की कमर के चारों ओर थी और दूसरी उसका हाथ थामे हुए। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर टेक गईं। इस पल में जैसे वो दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खो गए। बस कुछ पल ही थे, लेकिन उन पलों में बरसों की चुप्पी, अधूरे सवाल और दबे हुए जज्बात सांस लेने लगे। सौर्य को सबसे पहले होश आया। उसने झटके से अपनी बाँह पीछे खींच ली, जैसे उसे अचानक अपनी हरकत का एहसास हुआ हो। रूहानी भी एक कदम पीछे हट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। संभल कर चला करो, सौर्य ने रूखे स्वर में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में वो सख्ती नहीं थी जो आमतौर पर होती थी। रूहानी ने नीचे गिरे पानी और बिखरी बोतल की ओर देखा। सॉरी, उसने धीरे से कहा और झुककर बोतल उठाने लगी। रूहानी ने कपड़ा लिया और फर्श को पोंछने लगी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सौर्य ने पूछा।
उसकी आवाज़ अब थोड़ी सामान्य थी, पर अभी भी उसमें एक बोझिलपन था। रूहानी बिना ऊपर देखे फर्श पहुँचती रही। नहीं सौर्य जी, मैं ठीक हूँ। रूहानी ने तेजी से फर्श को पहुँचा। वह सौर्य की ओर देखे बिना बस काम खत्म करने में लगी थी। उसके भीतर का तूफान अब बाहर आने को तैयार था। आज सुबह से लेकर अभी तक जो कुछ हुआ, उसने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। सौर्य अब भी वहीं खड़ा था, अपने काफी मग को पकड़े हुए, लेकिन उसकी निगाहें रूहानी पर टिकी थीं। उसका चेहरा गंभीर था। रूहानी ने गीला कपड़ा सींग में रखा और सीधी खड़ी हो गई। उसने पलटकर सौर्य को देखा। उसकी आंखें स्थिर थीं। हमें एक बात पूछनी थी सौर्य जी, रूहानी ने कहा। उसकी आवाज़ अब दबी हुई नहीं थी, बल्कि उसमें एक स्पष्ट धार थी। सौर्य ने थोड़ा भौचक्का होकर सिर हिलाया। कहो, हमें लगता है कि आयशा जी आपके लिए ठीक नहीं है, रूहानी कुछ सोचते हुए बोली। सौर्य ने एक पल उसकी ओर देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तो अब तुम मुझे बताओगी कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं? रूहानी को सौर्य की आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों साफ दिखी। नहीं सौर्य जी, रूहानी ने तुरंत जवाब दिया। उसकी आवाज़ में अब ना तो डर था, ना ही कोई हिचकिचाहट। हम आपको नहीं बता रहे कि क्या सही है और क्या गलत है। हम बस अपनी राय दे रहे हैं। लिसन, तुम अपनी राय अपने पास रखो। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, सौर्य बोला। सौर्य की आवाज़ में नाराज़गी स्पष्ट थी। वह अपनी बात पर जोर देने के लिए एक कदम आगे बढ़ा, जिससे रूहानी को फिर से असहज महसूस हुआ। हमारा वो मतलब नहीं था। आपको पता है, आयशा जी की सोच उनके लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। वो रूहानी अभी बोल ही रही थी कि तभी सौर्य को अचानक गुस्सा आ गया। बस बहुत हो गया रूहानी, सौर्य ने जोर से कहा। उसकी आवाज़ किचन में गूंज उठी। ये मेरी जिंदगी है और ये मेरा फैसला है। आयशा मेरी होने वाली मंगेतर है और उसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। उसने रूखेपन से जोड़ा। और तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली कि मेरे लिए क्या सही है? तुम यहाँ सिर्फ एक मेहमान हो, और मेहमानों को मेजबान की ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। सौर्य के इन कड़े शब्दों ने रूहानी को अंदर तक हिला दिया। सिर्फ एक मेहमान, यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वह पिछले कई महीनों से भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सौर्य ने क्रूरता से उसे याद दिला दिया। रूहानी ने अपने होठों को भींचा, आंखें भर आईं, लेकिन उसने उन्हें झपकने नहीं दिया। आप सही कह रहे हैं सौर्य जी, रूहानी ने कहा। उसकी आवाज़ अब टूट चुकी थी, लेकिन उसमें एक गहरी शांत उदासी थी। हम वाकई में सिर्फ मेहमान हैं। उसने पानी का जग उठाया और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। हमें दखल नहीं देना चाहिए, और अब हम नहीं देंगे। हम जल्दी ही आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे। सौर्य को लगा कि रूहानी के जाने की बात पहले सिर्फ एक धमकी थी, लेकिन अब उसके शब्दों में अंतिम विदाई की स्पष्टता थी। रूहानी पानी का जग लेकर वहां से चली जाती है। सौर्य उसकी आखिरी कही हुई बातों को समझने की कोशिश करता है। अगले दिन सुबह माहौल थोड़ा सामान्य था, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव महसूस किया जा रहा था। रूहानी रात की घटना के बाद से शांत थी। लगभग 11 बजे संगीता जी, रिया, आरव और रूहानी एक बड़ी एसयूवी में शॉपिंग करने के लिए निकले। रिया गाड़ी में उत्साहित होकर बोली, फाइनली, भले ही सगाई बोरिंग है, पर शॉपिंग तो मज़ेदार होगी। रूहानी, तुझे सबसे पहले क्या लेना है? रूहानी खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, कुछ नहीं रिया, हमारे पास पहले ही बहुत कपड़े हैं, उनमें से ही कुछ पहन लेंगे। संगीता जी आगे से पलटकर बोली, क्या बात है रूहानी बेटा, तुम तो बहुत चुप हो, क्या हुआ? कल रात अच्छे से सोई नहीं? नहीं आंटी, हम बिल्कुल ठीक हैं, रूहानी ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बोली। आरव हंसकर बोला, सौर्य भाई को तो देखो, सगाई उसकी है और वो बहाना बनाकर घर पर बैठे हैं। मुझे लगता है उन्हें आयशा भाभी के साथ शॉपिंग करना पसंद नहीं। रिया आंख मारकर, या फिर वो किसी और को मिस कर रहे होंगे जो साथ नहीं जा रहा। उसने जानबूझकर रूहानी की ओर देखा, पर रूहानी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। संगीता जी ने गहरी सांस ली। बस करो तुम दोनों, सौर्य को कुछ ज़रूरी काम था। और हाँ रूहानी बेटा, तुम भी मेरे लिए एक अच्छी साड़ी लेना। तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हें भी सगाई में सबसे अच्छा दिखना है। रूहानी ने सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश की। संगीता जी, रिया, आरव और रूहानी शहर के सबसे बड़े एथनिक वियर स्टोर में पहुंचे। संगीता जी उत्साह से सगाई के लिए लहंगे और साड़ियां देख रही थीं, जबकि आरव और रिया थोड़ी बोरियत महसूस कर रहे थे। रिया ने एक गहरे नीले रंग का लहंगा देखा और रूहानी का हाथ खींचा। चल रूहानी, मेरे साथ। मॉम साड़ियाँ देख रही हैं, तब तक हम चलकर अपनी ड्रेस देखते हैं।
आरब को भूख लगी थी, इसलिए वो फूड कॉर्नर खाने के लिए चला जाता है। वहीं उसी मॉल के ज्वेलरी सेक्शन के पास आयशा खड़ी थी। वह सगाई की शॉपिंग के मूड में नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। और वह अकेली नहीं थी। आयशा एक लंबे, स्टाइलिश लेकिन साधारण दिखने वाले लड़के के साथ खड़ी थी। वे दोनों बहुत नज़दीक खड़े होकर दबी आवाज़ में बात कर रहे थे। आयशा उस लड़के का हाथ पकड़े हुए थी और उसके चेहरे पर वह घमंडी मुस्कान नहीं थी जो वह सौर्य के सामने रखती थी। रूहानी की नज़र जैसे ही आयशा पर पड़ी, उसने तुरंत रिया को अपनी ओर खींचा। रूहानी फुसफुसाते हुए बोली, रिया उधर देखो, वो आयशा ही है ना? रिया ने मुड़कर देखा। हाँ भाई, टॉक्सिक क्वीन। पर वह किसके साथ है? मुझे लगता है वह उसका बॉयफ्रेंड है। रिया ने महसूस किया कि आयशा की आंखों में उस लड़के के लिए एक सच्चाई थी जो सौर्य के लिए कभी नहीं दिखी। रिया, हो सकता है कि वो आयशा जी के भाई हों। रूहानी बोली। भाई? रूहानी? कौन सी बहन अपने भाई से इतना चिपकती है? इसे देखकर तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि ये इसका भाई है। ये जरूर इसका बॉयफ्रेंड होगा। रिया बोली। रिया ने आंखें सिकोड़ी। तो मतलब वो सौर्य भाई से सगाई कर रही है और किसी और को डेट कर रही है? हे भगवान, कितनी बड़ी धोखेबाज है ये। रूहानी ने जल्दी से रिया को शांत किया। चुप, हमें इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है, खासकर सौर्य जी को। रिया ने यह सुनकर हैरानी से कहा, क्यों? यह तो सौर्य भाई को पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन इन्हें गलत साबित करने के लिए हमारे पास सबूत रहने चाहिए। बिना सबूत के कोई हम पर भरोसा नहीं करेगा। रूहानी बोली। रिया अभी भी आयशा की ओर घूर रही थी। जब वह पीछे हटकर रूहानी से बात करने की कोशिश कर रही थी, धड़ाम, रिया तेजी से पीछे मुड़ी और किसी मजबूत चीज से टकरा गई। उसके हाथ में पकड़ी हुई रंगीन चुन्नियां जमीन पर गिर गईं। ओह, आई एम सो सॉरी। रिया ने तुरंत माफ़ी मांगी और झुककर चुन्नियां उठाने लगी। कोई बात नहीं। एक गहरी हल्की सी मुस्कान वाली आवाज़ सुनाई दी। रिया ने ऊपर देखा। उसके सामने एक लड़का खड़ा था। उस लड़के को देखकर रिया हैरानी से बोली, आप? रिया ने हैरानी से आंखें फाड़ कर देखा। उसके सामने वही लड़का खड़ा था जिससे वह उस 5 स्टार होटल में टकराई थी। आप? वो हैरानी से बोली। अबीर ने अपनी हल्की मुस्कान बरकरार रखी। हाँ, मैं। दुनिया कितनी छोटी है ना? देखो, हम फिर से टकरा गए। रूहानी उसकी ओर देखकर धीरे से बोली, रिया, तुम जानती हो इन्हें? तभी रिया बोली, नहीं रूहानी, मैं बस इनसे एक बार मिली हूँ। मैं नहीं जानती इन्हें। तभी अबीर मुस्कुराकर बोला, लेकिन आप चाहें तो जान सकते हैं। रिया और रूहानी उसकी ओर देखने लगती हैं। तभी अबीर बोला, एक्चुअली मुझे आप दोनों की एक हेल्प चाहिए। हमारी हेल्प? दोनों उसकी ओर हैरानी से देखते हुए एक साथ बोली। एक्चुअली मुझे गिफ्ट लेना है किसी के लिए, बट समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लूँ। वो बोला। हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? रिया ने थोड़ा रूखेपन से पूछा। अबीर की मुस्कान थोड़ी गहरी हुई। आप दोनों बहुत अच्छी ड्रेसेस में हैं, तो मैंने सोचा शायद आप लोगों को अच्छी चीज़ों की परख हो गई। रूहानी, जो शुरू से थोड़ी नर्म थी, धीरे से बोली, गिफ्ट किसके लिए है? मेरी एक दोस्त के लिए, अबीर ने कहा, और उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ और चमक दिखी। वो थोड़ी खास है। रिया ने व्यंग से होंठ सिकोड़े। खास है तो आपको पता होना चाहिए कि उसे क्या पसंद है। अबीर ने रिया की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है उसे क्या पसंद है, लेकिन मैं कुछ यूनिक देना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो उसे हमेशा याद रहे। उसने फिर से दोनों की ओर देखा। आप दोनों इस मॉल में क्या लेने आई थी? शायद मुझे वहाँ से कोई आइडिया मिल जाए। रूहानी ने रिया की तरफ देखा। रिया ने गहरी सांस ली। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन अबीर का किसी के लिए गिफ्ट लेना पसंद नहीं आ रहा था। हम सगाई की शॉपिंग कर रहे हैं, रूहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया ने तुरंत हस्तक्षेप किया, और हमारी पसंद नापसंद आपकी दोस्त से बिल्कुल अलग हो सकती है। अबीर ने दोनों को ध्यान से देखा। तो क्या आप दोनों कुछ मिनट के लिए मेरी मदद कर सकती हैं? मैं वादा करता हूँ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वह इस तरह से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मना करना मुश्किल था। रूहानी ने रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में सहमति की एक झलक थी। रिया ने हार मानते हुए अपनी आंखें घुमाई और धीरे से कहा, ठीक है, कहाँ चलना है? वो उन दोनों को ज्वेलरी सेक्शन की ओर ले जाता है। वो दोनों अभी ज्वेलरी देख ही रहे थे कि तभी रूहानी की नज़र आयशा पर जाती है, जो उसी लड़के के साथ कहीं जाते हुए नजर आ रही थी। रूहानी को सोचकर रिया से बोली, रिया, तुम इनकी हेल्प करो, हम अभी आते हैं। इतना कहकर वो बिना रिया का जवाब सुने वहाँ से चली जाती है।
रिया रूहानी को इस तरह जाते देख बोली, रूहानी। लेकिन तब तक रूहानी वहाँ से चली जाती है। तभी अबीर रिया से बोला, रिया ये कैसी रहेगी। रिया ने अबीर के हाथ में पकड़ा पेंडेंट देख बोली, ये ओल्ड फैशन है, आपकी पसंद बहुत बेकार है। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। वो दोनों मिलकर ज्वेलरी देखने लगते हैं। इधर रूहानी आयशा का पीछा करते हुए चेंजिंग रूम साइड आ गए थे। उस साइड बिल्कुल खाली जगह थी। रूहानी ने दबे पांव उसका पीछा किया। आयशा और वो लड़का एक चेंजिंग रूम के सामने रुक गए। रूहानी ने थोड़ी दूर कपड़ों की एक स्टैंड के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। लड़के ने झटके से आयशा को अपने करीब खींच लिया और उसके लबों पर अपने लब रख दिए और बहुत शिद्दत से दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। रूहानी की सांस अटक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे किसी ने अचानक सीने में मुक्का मार दिया हो। आंखों के सामने का दृश्य कुछ सेकंड के लिए धुंधला हो गया, लेकिन जो उसने देखा था वो झुटलाया नहीं जा सकता था। आयशा और वो लड़का बेहद बेपरवाह, बेझिझक एक दूसरे में खोए हुए। रानी ने झट से मुंह दूसरी ओर फेर लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। आयशा जी इस लड़के के साथ, उसने खुद से बुदबुदाया। कुछ पल बाद आयशा ने खुद को थोड़ा पीछे किया। उसकी सांसें तेज थीं, होंठ हल्के कांप रहे थे। यहाँ नहीं, आयशा ने धीमी आवाज में कहा। अगर किसी ने देख लिया तो? लड़का मुस्कुरा दिया। वही बेफिक्री, वही ढिठाई। डर क्यों रही हो? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आयशा ने उसकी शर्ट का कॉलर ठीक किया। फर्क पड़ता है, बस अभी नहीं समझा सकती, वो बोली और इधर उधर देखने लगी। रूहानी ने चुपचाप 2 कदम पीछे लिए। वो और नहीं सुन सकती थी। वो खुद से बोली, आयशा जी सौर्य जी को इतना बड़ा धोखा दे रही हैं। हमें सौर्य जी को इस बारे में बताना होगा। इतना कहकर वो जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है कि तभी उसके सामने सौर्य को खड़ा देख वो चौंक जाती है। सौर्य उसकी ओर अपनी आंखें सिकोड़ कर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी रूहानी सौर्य को देखकर बोली, सौर्य जी अच्छा हुआ आप आ गए, हमें आपको कुछ बताना है। सौर्य रूहानी को देखकर हैरानी से बोला, क्या? सौर्य जी पता नहीं क्यों, लेकिन हमें शुरू से ही आयशा जी को देखकर अंदर से निगेटिव सी फीलिंग आती थी, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो इतनी गिर जाएगी। रूहानी को आयशा से घिन आने लगी थी। रूहानी तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। सौर्य उसकी ओर असमंजस से देखते हुए बोला, सौर्य जी आयशा आयशा जी आपको धोखा दे रही हैं। 4 दिन बाद आपकी उनके साथ एंगेजमेंट है और वो यहाँ किसी और लड़के के साथ हैं। रूहानी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही सौर उसे बीच में ही टोकते हुए बोला, क्या बकवास है ये? रूहानी मैंने तुम्हें पहले ही कहा है ना कि तुम इन सब से दूर रहो। सौर्य जी हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारा विश्वास कीजिए। ठीक है, आपको हमारी बातों पर भरोसा नहीं है ना? आप खुद देख लीजिए, फिर आपको सब समझ आ जाएगा। रूहानी इतना कहकर सौर्य को उस ओर देखने को कहती है। सौर्य उसके दिखाई गई दिशा की ओर देखने लगता है। वो जैसे ही सामने देखता है उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।